पार्टी के देख लो फ्रेम में है जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता, एक्स एमपी रामचंद्र निषाद जी, पूर्व सांसद तूफानी स्वरूप जी, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, समाजवादी सरकार में रहे मंत्री विधायक ललन यादव जी, विधायक जगदीश सोनकर जी, एमएलसी अशोक सिन्हा, ललन प्रसाद एमएलसी जी, पूर्व विधायक जगदीश नारायण जी, पूर्व विधायक श्रद्धा देवी जी, लाल बहादुर यादव, विधायक प्रभु नारायण यादव जी, विधायक जो दूसरे दल से हैं श्री रवि कुमार पटेल जी, पार्टी के नेता के यादव, पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे जी, राजनारायण सिंह जी, रणवीर सिंह पटेल जो आज तक समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं, श्री यादव जी, पूर्व मंत्री गुलाब चंद सजोर जी, राजेंद्र यादव जी, अजय यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख अर्चना यादव जी, श्रीमती पुष्पा यादव, जिला पंचायत सदस्य ओवैसी यादव, वेद प्रकाश यादव जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर नहीं पहुंच पाए मेरे सामने खड़े हैं और बैठे हैं। मंच पर हमारे अरशद खान साहब, इस्तेमाल कुरैशी जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्वांचल के दिग्गज नेता जिनको हमने आपने बहुत सारे साथियों ने देखा ही नहीं बल्कि लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका आज जन्मदिन जो हम सब लोग याद कर रहे हैं, जब आज हमारे बीच में पारसनाथ यादव जी नहीं है, अगर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ता साथी और पूरा का पूरा परिवार हमें दिखाई दे रहा है। जहां पारसनाथ यादव जी ने अपने पूरे जीवन में गरीबों के साथ खड़े होकर की लड़ाई लड़ी, गरीबों के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ होगा तो आज के वो आगे खड़े हो गए। उसी का परिणाम है कि वो राजनीति में पीछे कभी नहीं मुड़े और लगातार राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। जैसे मैं यहाँ मंच पे खड़ा हूं, मेरी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, जब हम लोगों ने जन्म लिया होगा तब वो राजनीति में प्रधान बन चुके, प्रधान से लेकर के सबसे छोटी इकाई है और सबसे कठिन चुनाव है। प्रधान से कठिन कोई चुनाव नहीं होता। वो प्रधानी से लेकर के उत्तर प्रदेश के सदन में रहे, विधायक बनकर के पहुंचे और एक समय ऐसा रहा होगा, यहाँ के लोगों ने देखा होगा कि कितने कांटे का चुनाव रहा होगा। और कांटे का चुनाव लोकसभा का जीत करके लोकसभा में पहुंचे। तो ऐसे कम नेता होते हैं जो जीवन भर गरीबों के साथ खड़े दिखाई देते हो। आज तो तस्वीर बदली दिखाई दे रही है राजनीति की भी और बहुत सी चीजों की,
लेकिन कभी किसी ने जब पहली बार झंडा उठाया होगा तो सोचो राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही होंगी। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें 70 के इलाके के 70 के समय को, तो बताओ हम और आप क्या वो सम्मान पा जाते थे जो आज हम और आप सम्मान पा रहे हैं? यहां हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते होंगे समाज की क्या परिस्थितियां रही होंगी, समाज कैसा रहा होगा। उन तमाम चीजों से लड़ करके संघर्ष कर सकते न केवल खुद निकले बल्कि न जाने कितने समाजवादी साथियों को यहाँ आगे निकाल करके और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया उन्होंने। वो बहादुर थे, वो बहादुर नेता। और हम लोगों ने तो बचपन से देखा, वो कभी जब विधानसभा में दिखाई देते थे, सभा में दिखाई देते थे, वो इतने दूर से ही पहचाने जाते थे कि हाँ ये पारसनाथ यादव थे। और उनका कद काठी ऐसी थी, मजबूत दिखाई देते थे। वो बहादुर और साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, किसी से घबराते नहीं थे। ऐसे नेता हम लोगों ने कोई नहीं। मैं जब राजनीति में नहीं था तब भी मैं मिला उनसे, जब लोकसभा में पहुंचा तब भी मैं मिला, और जब समाजवादी सरकार थी तो लगातार हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के उठ बैठ करके काम करना पड़ता है। और जब कभी उन्होंने सुझाव दिया, उनके सुझाव में या तो गरीब की बात होती थी या समाजवादी पार्टी कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हमेशा समय समय पर हम समाजवादी लोगों को बताते रहते थे। कैबिनेट में रह करके, कैबिनेट में रहे, सरकार चलाने में सहयोग किया और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे उन्होंने जैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे होंगे, शायद यहां कम लोग होंगे जिन्होंने उतने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे होंगे। अपने लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा, कभी वो झुके नहीं, निराश नहीं हुए। मुझे वो समय याद है कि जिस तरह लोकसभा का चुनाव में पहला लड़ा था, उनके साथ जो लोग चुनाव लड़ाने मुझे गए होंगे वो जानते होंगे, जब पार्टी में यह तय हो रहा था कि किसको कहां जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि नेता जी ने कहा कि इन्हें जिम्मेदारी दीजिए सबसे मजबूत क्षेत्र में। वो हमारी लोकसभा का भटना का क्षेत्र था, वो बहुत पिछड़ा इलाका था, बहुत पिछड़ा। जैसे यहां पर उतनी रेत नहीं दिखाई दे रही है, रेत का इलाका जितना हमारा रेत का इलाका था, सफेद सफेद दूर दूर तक दिखाई देता था। और वहां पर वो रोके, डटे रहे, लोगों को समझाया। और विधानसभा में सबसे ज्यादा पुलिस का इंतजाम भी था, क्योंकि विपक्ष के लोग जानते थे कि यही विधानसभा है जिसमें अगर हम वोट को रोक ले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन उन सरकार के लोगों को ये नहीं पता था कि पूर्वांचल का एक मजबूत नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के बैठा है। और जब परिणाम आया, जब रिजल्ट आया उस चुनाव का, कहीं जीते कहीं हारे, कहीं थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, और आखिरी विधानसभा का वोट खुला तो सबसे ऐतिहासिक जीत अगर कहीं हुई थी तो वो भटना विधानसभा, जहां पर आपके नेता पार्श्वनाथ यादव जी लगातार काम करते रहे।
यहाँ है बहुत सारे साथी जो जानते होंगे इन बातों को, और फिर राजनीति में वो घबराने वाला व्यक्ति तो नहीं था। जिन्होंने काम किया होगा साथ वो जानते होंगे कि राजनीति में उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर था वो घबराने वाला नहीं था, और जब बीमारी के हालात में भी हम मिले उनसे, वो कितनी भी तकलीफ और परेशानी में थे, अपनी तकलीफ और परेशानी को दूसरे तक नहीं पहुंचने देते थे, दूसरा न महसूस करे कि उन्हें तकलीफ है। ये होती है पर्सनालिटी, ये इस तरीके से पहचान होती है नेता की। और जब मैंने एक बार रात में अचानक उनकी शायद तबीयत खराब हुई होगी, जिस अस्पताल में वो आए उन्हें नहीं पता होगा कि हम लोग भी उसी अस्पताल में हैं। ये जो बीमारी का समय था, कोविड का, किसी ने बताया कि पार्थ यादव जी भी यहाँ आ गए हैं। जब मैं उनसे इमरजेंसी में मिलने गया, तकलीफ भी रही होगी, लेकिन उनके चेहरे और बातचीत से घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में आईसीयू में भी जब वो थे, तो एक दिन में आईसीयू में देखने पहुंच गया वहां पर, और काफी देर रहे हम लोग वहां पर। जो बातें वो बोलते रहे वो केवल भविष्य की चिंता कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, बहुत सारे नर्स और डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल में, विधानसभा हॉस्पिटल में नर्स थी, वहां पे डॉक्टर्स थे। वो तमाम राजनीति की बातें कर रहे थे कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। मैंने उनसे कहा कि आप स्वस्थ हो जाओ, आप बिल्कुल चलने फिरने लगो, और जब आप चलोगे तो समाजवादी सरकार अपने आप बन जाएगी, आप उसके बारे में चिंता मत करो, सोचो नहीं। लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम कितनी भी प्रयास और कोशिश कर लें, हम और आप कुछ चीजों को नहीं रोक सकते। समय को हम नहीं रोक सकता, कोई भी रोक सकता। और इतना बड़ा सच हम सब जानते हैं कि जो धरती से आता है, जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। हम आज सब लोग जब अपने समाजवादी नेता पार्थ यादव जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर, तो यही संकल्प लेंगे कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया और समाजवादी को चलने के लिए कहा, उसी रास्ते पर और मजबूती से हम लोग चलेंगे। मुझे याद है कि मंडी का चुनाव हुआ, और चुनाव में पार्टी के बहुत नेता पहुंचे। एक दिन लकी ने भी कहा कि आप आ जाओ कैसे भी। मैंने कहा कि इस समय अभी हमें मत बुलाओ बाई इलेक्शन में, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी की, लोगों से फोन पे बातचीत की, और लोगों से भी पता करवाया क्या क्या चल रहा है, ये बताओ मंडी में क्या हो रहा है। बोले चुनाव तो है बहुत कठिन, लेकिन चुनाव में बीजेपी से नहीं हो रहा, किसी और दल से हो रहा है, किसी और से हो रहा है चुनाव। और जब पूरी बातचीत जानकारी मिल गई तो हमें पता था कि मंडी की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी लकी कह रहे थे हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, ये जो बैठे हैं हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, मैं इन्हें तो देता ही धन्यवाद, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का मैं धन्यवाद देता हूं। और गांव में रहने वाले गरीब किसान, माताएं, बहनें और नौजवान जिन्होंने मदद की समाजवादी पार्टी की और लकी यादव को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और हमें भरोसा इसलिए भी था, मैंने लकी से कहा और बाद में सोचा कि लकी एक बहादुर बेटे का बहादुर बेटा है और जीत करके आएगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, सब लोग आभारी हूं कि उस कठिन लड़ाई में आपने जिताया। जब एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराना चाहती, वो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि समाजवादी लोग जीते। वो हर रणनीति बना रहे थे, उन्हें जो जो करना था वो सब किया उन्होंने। और यहाँ जितने बैठे लोग हैं ये तो जानते हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं, सरकार में जो लोग बन रहे हैं आजकल, क्या नहीं किया उन्होंने। जो जो कर सकते थे, जिन्होंने चुनाव को करीब से देखा होगा, बताओ सरकार और लड़ने वाले व्यक्ति ने क्या नहीं किया विधानसभा में, बताओ। कोई चीज छूटी हो तो बताओ। हर तरीका अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये क्षेत्र, ये विधानसभा जिसमें अभी अभी पार्थ यादव जी को जिताया था, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो यहाँ की बहादुर जनता ने श्रद्धांजलि देकर के लवी यादव को जिताने का काम किया। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है मुझे, और तब मिल रहे हैं जब सरकार ने कहा है अपना नाक और मुंह बंद कर लो। और ये जो मास्क लगाने का काम है, बीमारी से बचने का जो एकमात्र इलाज अभी है, इस बीमारी ने हमें आपको सबको मास्क पहना दिया। और न जाने कितने लोग चले गए, कितने लोगों की जान चली गई। हालांकि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे हिस्से में लोगों की जान गई है, जो सबसे ताकतवर देश है अर्थव्यवस्था में, जो सबसे ताकतवर देश है फौज के मामले में, जहां पर इलाज की सुविधाएं दुनिया की सबसे बेहतरीन है, और वहीं इस वैश्विक महामारी से सबसे ज्यादा लोगों की जान 4 लाख के लगभग जान जा चुकी है, दूसरे हिस्सों में भी जान जा चुकी है, हमारे देश में भी जान गई है। हमारे स्थिति सही है नहीं सही है हमें आपको पता ही नहीं है। और इस बीमारी में हम लोग लड़ते लड़ते मिलते काम करते करते बीमारी से लड़ रहे हैं। और कभी कभी अगर हम लोग सरकार से सवाल पूछ लें तो न जाने कैसा माहौल बना देते हैं। अभी तो केवल हमने वैक्सीन की बात की तो कितना हल्ला मचाया उन्होंने। हमने कहा कि वैक्सीन के लेकर के लोग बिल्कुल साफ होना चाहते हैं, साफ सरकार बताए। हमें भरोसा है साइंटिस्ट में, हमें भरोसा है, एक एक एक्सपर्ट में भरोसा है, जो वॉलंटियर्स उनको भी हम बधाई देते हैं। दुनिया में जो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी बधाई देते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे मानव के लिए खतरा बन करके आ गई बीमारी। लेकिन क्या हमें और आपको भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है हमें और आपको? नहीं। इसलिए सरकार भरोसा दिलाए और सरकार इस बात का भरोसा दिलाए कि ये जो वैक्सीन लगने जा रही है, हमारे गरीब, हमारे जो गांव में रह रहे हैं, उनको वैक्सीन कब मिल जाएगी, किस तारीख तक हमारे गरीबों को सबको वैक्सीन लग जाएगी और मुफ्त लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं पहले। जो संपन्न लोग हैं वो तो लगा लेंगे, संपन्न लोग रास्ते ढूंढ लेंगे। हम तो देखते हैं कभी कभी बाजारों में या और जगह जब जाने का मौका मिलता है, हम गए अभी एक शादी में, मुझे लगा कि सब मास्क लगाए होंगे। जब मैं पंडाल में पहुंचा तो मैंने देखा मेरे अलावा कोई मास्क नहीं लगाए हुए। यहां भी बताओ, लेकिन सरकार है, उन्हें अपना कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो कोई उनके लिए बीमारी नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष कोई बात अपनी कहना चाहे तो कोई बीमारी है। न जाने कितने समाजवादी कार्यकर्ता होंगे जिन पर इस वैश्विक महामारी पर उनके मुकदमे लगे, न जाने कितने कार्यकर्ता होंगे जिनके मुकदमे लगे।
और अपमानित भी हुए इस समय। और जब ऐसी महामारी शुरू हुई थी, क्या हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं देखा? जो मजदूर महाराष्ट्र में, मुंबई में, गुजरात में अपना खून पसीना बहा करके हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, उन्हीं की वजह से अर्थव्यवस्था चल रही है। उनको किस हाल में छोड़ दिया था? किसी के लिए ट्रेन नहीं, किसी के लिए बस नहीं, और जहां वो टीवी देखते थे कि न जाने इस बीमारी से कितने लोगों की जान चली जाएगी, वो बेचारे जैसे थे, जहां रह रहे थे, अपना सब कुछ छोड़ करके अपने साथ जो कुछ सामान ले जा सकते थे लेकर के चल दिए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, दुनिया में किसी हिस्से में ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिलेंगी। लोग बेचारे अपना महाराष्ट्र से, गुजरात से चल दिए, पैदल पैदल, साइकिल से चल दिए, मोटरसाइकिल से चल दिए और अपने घरों में पहुंचे। लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी तमाशा देखती रही। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मदद नहीं की इनकी सरकार के लोगों ने। इनके 90,000 बसें थी। अगर ये 90,000 बसें चला देते तो हमारा मजदूर एक भी पैदल नहीं चलता, उसको बस से पहुंचाया जा सकता। और जो 90,000 लोग मरे, जो 90,000 लोगों की जान गई, 90 लोगों की, जो 90 लोग, 1000 तक बोलेगा, 90 लोग जो गए, जिनकी जान गई उत्तर प्रदेश में, एक की भी मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। 90 के 90 परिवारों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से 1 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। हम इसे पूरे सरकार के लोगों की जिम्मेदारी आपकी थी। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई आपने? और यहां से तो छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी हैं। कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, किसकी क्या परिभाषा है योगी की, लेकिन योगी की परिभाषा यही है कि जो दूसरे का दुख समझे वही हमारे लिए सबसे बड़ा योगी। लेकिन बताओ, हमारे क्या मुख्यमंत्री जी ने ऐसे पैदल चलने वालों का दुख समझा? किसी का दुख नहीं समझा, नहीं दुख समझा किसी का। और मरने वालों की एक की मदद नहीं की। हम इनके किस फैसले पे भरोसा करें? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग। नोटबंदी की, न काला धन आया, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कुछ नहीं। और अगर हिसाब किताब लगाए तो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार आज हो रहा है, पहले से ज्यादा बेईमानी हो रही है। इतनी बेईमानी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको आरोप लगाते थे कि हम जातिवादी लोग हैं। बताओ, आरोप लगाते थे कि नहीं लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें, आपको पहले भी सताया और आज भी सताना चाहते हैं। पहले भी अपमानित करते थे, आज भी अपमानित करना चाहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार में जातिवादी थी तो बताओ, आपकी सरकार में जाति नहीं है क्या? अगर हमारी सरकार में कोई ऊंची जगह पहुंच रहा था, आज हम कहते सूची देखो, जानकारी करो कौन कहां बैठा है, हम क्यों भरोसा करें आप पर? और फिर इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा, ये जो कानून 3 बने हैं, हमारे किसान भाई, ये आपके हित में नहीं है, ये आपके लिए कानून नहीं बने हैं। ये एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। जो पैसा सरकार तय करती वो किसी किसान को नहीं मिल रहा और किसी फसल का नहीं दे पा रहे। याद कीजिए, यही तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यही तो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या हम अपनी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कौन
सी फसल पैदा करे किसान हमारा गरीब, जिसकी आय को पूरी करके आप एमएसपी दे दोगे। हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से से भी किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। केवल वही नहीं शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों ने किसानों के समर्थन में जगह जगह किसानों को गांव में जगाने का काम किया। समाजवादी पार्टी उन किसान आंदोलन का समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी से मांग करती है, सरकार से मांग करती है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून खराब, इनको हटाइए। सरकार क्यों नहीं हटाना चाहती? सरकार तैयार नहीं है। और मुझे आने वाले समय पर भरोसा है कि वो जो किसान हैं और यहाँ जो किसान बैठे हैं, हटाओ कानून, ये तो मांग कर ही रहे हैं, और नहीं हटाओगे कानून तो आपकी सरकार कभी पता नहीं लगेगा। ये किसान एकजुट होकर के आपको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। और धान अभी पैदा हुआ होगा, यहाँ तो धान भी होता होगा, और हमें तो खेतों में सरसों दिखाई दे रही है। जिंदाबाद। धान बताओ कितने रुपए में बिक गया आपका? और सरकार तय करती है 1800 रुपए, 1800 रुपए, 68 रुपए, 1868 रुपए। ये सरकार की तय है एमएसपी। बताओ कहां मिला 1800 रुपया किसी को? किसी किसान को 1800 रुपया मिला हो तो बताइए। हमारे इन्हीं किसानों का 1100, 900, 1000 में धान बिक गया। किसने खरीद दिया? ये सरकार बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये समाजवादी पार्टी एमएसपी चाहती है। और सरसों की एमएसपी क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमारे नौजवानों को कहते हैं कि नौकरी करनी है, रोजगार करना, तो जाओ पकौड़े बनाओ जा सकते। हमने पहले भी कहा था, कई सभाओं में कहा था मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते नहीं है कि पकौड़ा तो सरसों के तेल का अच्छा होता है। और हमारा सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, स्वास्थ्य के लिए सरसों का तेल बेहतर है। लेकिन हम और आप भी धोखा खा जाते हैं प्रचार से कभी कभी। जब टीवी पे प्रचार चलता है कि ये तेल खाइए, ये तेल में पूरी बनाओ, इस तेल में कुछ बना लोगे तो आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। ये जो टीवी के प्रचार जो चलते हैं उसमें यही तो बताया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ देना चाहते हैं। ये तेल प्रचार वाला खाते हो, केवल उत्तर प्रदेश का बाजार 1 लाख करोड़ का है। ये जो एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, जिसको हम लोग हर चौराहे पर वही बिक रहा, वही चल रहा है, उसका बाजार 1 लाख करोड़ का है। और ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, हमारी आपकी सरसों नहीं है। ये तो इसका थोड़ा बहुत तेल निकाल करके जाने कहां से तेल ला करके मिला करके पैक करके और मार्केटिंग करके बढ़िया ऐड बना करके आपको हमको खिला दे रहे हैं। भविष्य में अगर इन 3 कानूनों को नहीं रोका गया तो पूरा का पूरा कंट्रोल बाजार का, आपकी पैदावार का उनके हाथ में चला जाएगा। तो अभी तो आटा थोड़ा बहुत बिक रहा है बाजार में, पैक। जो शहर में रह रहे लोग वो जानते हैं पैक आटा खरीद रहे हैं। हम और आप तो आस-पास की चट्टी पे बिठा खा रहे हैं। अब घरों में वो चट्टी नहीं रहती, 40 साल 45 साल पहले थी, अब नहीं है घरों में, ये घरों में पिस जाए। अब तो पिसाना पड़ता है हाथ करके, आप तो बाहर से पिसा रहे हो। और जो शहर में बड़े बड़े शहर के बनते जा रहे हैं वो ब्रांडेड आटा खा रहे हैं, ब्रांड वाला आटा खा रहे हैं, तो वो कंट्रोल उनके हाथ में जा रहा है। तो इसलिए इन कानूनों से किसानों को बचाना है, इन कानूनों से बचाना। आने वाले समय में समाजवादी रास्ता ही विकास का रास्ता है। ये समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। जब हम किसान के पक्ष में खड़े हो गए
तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना, ये किसानों की लड़ाई है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं और ये मंच पे भी हैं, ये जरूर समाजवादी हैं, लेकिन ये किसान भी हैं। कोई ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी जिसके पास खेत ना हो, जो गांव में न रह रहा हो। हम पे भी खेती है और सामने बैठे लोग बताओ खेत है कि नहीं है आपके? भगोड़े वालों खेत है, तुमसे भी नहीं है तो बताओ खेत है कि नहीं है? बताओ यहाँ पर बैठे लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी समाजवादी आंदोलन में शामिल हो? हम जितने खड़े हैं, बैठे हैं, आम सामने वाले और मंच वाले सब किसान हैं, सब पे खेती है। ये किसान भी हैं, समाजवादी भी हैं। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता कभी कभी कहते कि बहुत मुकदमा लग रहा है, बहुत अपमानित हुए हैं। क्या करेंगे? मैं आपको केवल एक बात बता रहा हूँ बस। हालांकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, विवेकानंद जयंती भी मना रहे हैं, विवेकानंद जी को भी याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद जी का किस रूप में याद करती है आपके अंदर कोई नहीं आता। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा, और मैं लोकसभा में भी कोट किया था, मैंने लोकसभा में कोट किया, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा, शिकागो के भाषणों में कहा, उन्होंने भाषणों में कहा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बोले वो, और एक दिन उन्होंने कहा कि जिस जगह से मैं आता हूं, जिस तरफ से मैं आता हूं, वहां पर धर्म तो बहुत है, वहां पर रोटी की जरूरत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सब धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिस दिन हम जागरूक पढ़े लिखे बना दो इस समाज को, उस दिन के बाद ही जान लेंगे कि अच्छा और बुरा क्या है। उसके बाद धोखे में नहीं आएंगे जनता। हम नौजवानों से भी कहना चाहते हैं कि आपके भविष्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर भविष्य की चिंता होती तो इस तरह राजनीति को नहीं उलझाती भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से धर्म और जाति का झगड़ा नहीं कराती। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीत जाती है जहां उसे दिखाई देता है कि हमें धर्म में झगड़ा कराना है, वो धर्म में झगड़ा कराती है। जहां उसे लगता है कि जातियों में झगड़ा करा करके, जातियों की दूरी बना करके, हम जातियों को में दूरी बना करके लाभ ले लेंगे, तो वो काम करते हैं। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि समाजवादियों ने तय कर लिया है, बिना भेदभाव के और हर एक को साथ लेकर के, जो जुड़ेगा उसको जोड़ करके साथ लेकर के आने वाले समय में सबका समाजवादी सरकार बनाएंगे। और भविष्य इसलिए खड़ा हो रहा है आपका क्योंकि न काम है, न रोजगार है, न नौकरी है। ये एक बार और आ गए तो समझ लेना पूरा लोकतंत्र खत्म है, कोई पूछेगा नहीं, सब संस्थाएं चौपट हो जाएंगी। हालांकि पत्रकार साथी कभी कभी मदद करते हैं हमारी आपकी, लेकिन अगर ज्यादा तक लेते हैं तो उनसे भी मुकदमा हो जाएगा। बताओ, कारखाने, उद्योग, नौकरी की बात की थी बीजेपी ने, क्या भविष्य बताओ नौजवानों? अगर हमारा देश तरक्की के रास्ते में नहीं गया, अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, तो हमारा आपका ये जो सब कुछ जितने भी हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। और देखो, नफरत से क्या नहीं होता, हमारे प्रेस के साथियों, झूठ से क्या नहीं होता। नफरत और झूठ का असर केवल हमने समाज में बढ़ते हुए नहीं देखा। बताओ, अभी अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, जो लोकतंत्र में न जाने कितना देश पुराना है। बताओ, नफरत और झूठ से क्या हुआ वहां पर? लोगों ने चढ़ाई कर दी। कभी ऐसा सोचा था कि अमेरिका जैसे देश में ऐसे लोग पहुंच जाएंगे? लोग कहां चले गए। फोर्स नहीं रोक पाई, फोर्स मुकाबला नहीं कर पाई, और लोग बताओ कहां चले गए।
उन्होंने चढ़ाई कर दी और किसी की परवाह नहीं की। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहते हैं, कभी कभी कहते हो ये पुलिस बहुत अपमानित कर रही है, प्रशासन बहुत अपमानित कर रहा है। बस एक ही बात बता के जा रहा हूं मैं और देख लेना आप। हालांकि इनको बहुत सुविधाएं दी हम लोगों ने। ये जो 100 नंबर वाली है 112 हो गई, इतनी बड़ी सुविधा किसी ने नहीं दी, प्रमोशन भी किसी ने नहीं दिए। नौकरी भी आसान भर्ती कर दी थी, याद कीजिए, उतनी आसान भर्ती कभी नहीं हुई। तो नौकरी पुलिस में तो हो ही नहीं होगी। लेकिन हम इतना ही कह करके जा रहे हैं आपसे कि धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो वो पुलिस है। अभी आपको करा रही है और सबसे पहले आपको सलूट मारेगी। और जो लोग बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, घूम रहे हैं, धरती पुत्र इमरान सिंह यादव जिंदाबाद। मैं आपके बीच में सवाल छोड़ के रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं पत्रकार साथियों आपके बीच में सवाल छोड़ करके जाता हूं। हालांकि वो आरोग्य मेला था, वहां तो बीमार लोगों को दवाई मिल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की बात करते थे। जो आरोग्य मेला था जहां पे गरीबों को दवाई और इलाज की सुविधा इतना हुआ था, वहां पे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की बात करते हैं। और फिर आप सोचना, अगर किसी ने नक्शा नहीं पास किया वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्या उस स्थान पर बुलडोजर चलना चाहिए जहां 50 साल की आंगनबाड़ी की महिला के साथ बलात्कार हुआ हो। क्या करे सरकार? अगर बुलडोजर ही चलना है तो कहां बुलडोजर चलना चाहिए? छोटा मोटा नक्शा किसी ने नहीं पास कराया, या जितने लोग बैठे हैं आबादी में बनाने वाले लोग, किसी के पास नक्शा नहीं है। और अगर नक्शा की कानूनी चीजों को देखोगे तो किसी का कानूनी घर नहीं पास है। और बताओ 50 साल की आंगनबाड़ी की महिला, उसके साथ क्या हुआ उस जगह पर? मैंने आज जब सवेरे वो खबर पढ़ी, क्योंकि बेटी से पूछा किसी प्रेस के लोगों ने कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ, तो घर से वो गद्दा निकाल करके लाई और कहा देखो ये गद्दा है जिसमें खून ही खून है। और प्राइवेट पार्ट में इतना बुरा कोई नहीं कर सकता था, उस जगह के रहने वाले पुजारी ने किया। तो मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार साथियों, जो छोटे मोटे नक्शे नहीं पास है उससे बुलडोजर चलना चाहिए कि ऐसी जगह पर जहां पर 50 साल की आंगनबाड़ी महिला के साथ बलात्कार हुआ हो वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये आपको करना है। इसलिए आज मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और पिछला लोकसभा का चुनाव आपने एक सीट पे जिता दी, दूसरी जीतते जाएगा, बेईमानी हुई क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो हार गए हम लोग सीट की सीट। लेकिन आने वाले समय में सरकार बनानी है, और अगर सरकार बनानी है तो जौनपुर के लोग आप पीछे मत रहना। कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई नहीं लड़ना चाहता है, कोई टांग खींचना चाहता है, लेकिन आप लोग चुनाव में मदद करना, क्योंकि आखिरी चुनाव है, याद रखना। वैसे तो हर बार हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है ये, लेकिन आपसे कह के जा रहा हूं जौनपुर के लोगों से, विकास तो हम लोगों ने बहुत किया है। ये जो एम्बुलेंस सड़क पर दिख रही है वो समाजवादी है, जो 100 नंबर वाली गाड़ी समाजवादी है। इस सरकार ने केवल नाम बदले हैं, रंग बदला है। बताओ कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो उद्घाटन का उद्घाटन करे, फिर उद्घाटन करे, 3 बार उद्घाटन एक चीज का करे, फिर समाजवादी पार्टी का कराएगा। बताओ भदोई के लोगों एक्सपोर्ट बोर्ड किसने बनाया? उद्घाटन हमने किया, फिर उद्घाटन, फिर उद्घाटन। बताओ ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें ये भी नहीं पता कि उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो काम में हम लोग पीछे नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो आज भी गांव में घर में दिखाई देता होगा।
समाजवादियों ने लैपटॉप काटा, वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ होगा, आज भी ऑन करते होंगे तो हम और नेताजी लैपटॉप पर दिखाई देते होंगे। इसलिए बहुत काम करना है और काम से ही जीवन बदलता है लोगों का। अगर काम नहीं हुआ था, संपन्न नहीं होते तो शायद हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते आज। तो जहां हम पुराने अपने तमाम नेताओं को याद कर रहे हैं, जहां हम पार्षद यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं ये भी संकल्प ले रहे हैं कि ये आखिरी लोकतंत्र का चुनाव है, इसलिए जरूर जीत लेना। अगर नहीं जीते तो उम्मीद मत करना कि यहां पर लोकतंत्र बचा हुआ है। इसलिए मैं आज अंत में एक बार जो हमारी पार्टी में पहले भी शामिल हुए थे, राजेश सिंह जी पूर्व एमएलसी, उनको बधाई देता हूं, क्योंकि लखनऊ में शामिल हो गए थे, सदस्य बन गए थे पार्टी के, उनको बहुत बहुत बधाई। साथ में रिटायर्ड पीसीएस अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और समाजवादी पार्टी में रवि जी पटेल जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लगातार समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहना, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ अखिलेश यादव जिंदाबाद। 2022 से पहले आपके बीच में आना है। अगर हमें साइकिल चलानी पड़ी तो साइकिल चलाएंगे, रथ चलाना पड़ा तो रथ चलाएंगे और आपके बीच में आगे 2022 में सबसे ऐतिहासिक सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर